गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं और ये टॉपिक कई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में है। जैसे एमए के यूटी में है, आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ में देखूंगा, सिलेबस चेक कर रहा हूँ और जिसमें भी होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल पे डाल दूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो मैंने आपसे कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी इलास्टिक या किसी ऐसे धागे से या स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है और वो एक मोशन कर रहा होता है। लेकिन जब ये पूरा डिस्कशन हम लोग कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम कोई फ्रिक्शन को नहीं मानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा पेंडुलम, हमारा ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो किसी तरह के फ्रिक्शन को महसूस कर रहा है। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिस एग्जाम्पल को लेकर के चल रहे हैं कि जहाँ हमने एक बॉक्स को रखा है एक सरफेस पर, देखो ये सरफेस पर रखा हुआ है और एक स्प्रिंग से ये अटैच्ड है, तो जब ये बॉक्स अपनी पोजीशन के दाएं बाएं, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, जब ये करता है तो इस जगह पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। सरफेस पे और बॉक्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब आप यहाँ पे एक सवाल उठा सकते हैं कि सर ऐसा तो होता नहीं है, फ्रिक्शन तो होता है। ना केवल इस सरफेस का फ्रिक्शन होगा बल्कि हवा भी तो है चारों तरफ। तो जब ये बॉडी आगे पीछे मूव करेगी तो सरफेस से भी रगड़ खाएगी ही। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा ही होगा। कितना भी हम मोबाइल या कितना भी तेल या कितना भी कुछ भी डाल दे लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन तो होगा ही। साथ ही साथ जब हवा में ये ऐसे आगे पीछे कर रहा होगा तो हवा भी इसको अपोज करेगी, हवा भी तो हर तरफ है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। आप अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के तहत सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी की डायनामिक्स की स्टडी करना चाहते हैं। अभी हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंपल रखना चाहते हैं कि भाई एक बॉडी है, उसमें एक्सेलरेशन है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है और इन्हीं 3-4 फैक्टरों की वजह से क्या हो रहा है, उसके ऑसिलेशन का क्या वैल्यू है, उसके डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू है, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी एनर्जी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने आने जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी कैसे होती है, उसकी एनर्जी की क्या क्या वैल्यू होती हैं, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ फॉलो हो रहा है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है तो उसका क्या एक्सप्रेशन है। एक बहुत ही बढ़िया सा हम लोग ग्राफ देखेंगे और देखेंगे कितनी खूबसूरती से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या खासतौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पर अप्लाई होता हुआ देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी के क्या क्या वैल्यूज होंगी उनके बारे में आज हमारी बातचीत होने वाली है। तो बातचीत में ये होने वाला है बच्चों कि आखिर हम कौन कौन से तरह की एनर्जी यहाँ पर होती हैं। लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है? इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि एक्सप्रेशन क्या होता है भाई। एक्सप्रेशन हमारा है x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये क्या शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो साइनोसॉइडल नेचर का होता है। तो साइनोसॉइडल नेचर का होने का मतलब ये होता है कि इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। साइन का ग्राफ ऐसा होता है। अगर हम इसके बीच से एक रेफरेंस लाइन मान लें तो हम कहेंगे कि एक तरह के मोशन अप साइड में है, अपर साइकिल है, और एक तरह के मोशन लोअर साइकिल में है। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। या इसको अगर आप ऐसे देखें तो ये डायरेक्शन लेफ्ट है, ये डायरेक्शन राइट है, लेफ्ट राइट ऐसे मान सकते हो।
तो हमारा जो पेंडुलम हो रहा है, जो हमारे पेंडुलम की बात हम कर रहे हैं, ये हमारा स्प्रिंग है, ये रेफरेंस लाइन है। तो एक बार ये पेंडुलम इधर जा रहा है ए डिस्टेंस तक, फिर इधर आ रहा है ए डिस्टेंस तक। एक को ए कह दो प्लस में, तो एक को ए कह दोगे माइनस में। जैसे यहाँ पर इस हाइट को अगर हम प्लस ए कह रहे हैं तो इस डेप्थ को हम माइनस ए कह सकते हैं। ये हमारे नॉर्मल कन्वेंशन है जो हम लोग यूज करते हैं। तो एक चीज क्या होता है, जब ये पेंडुलम यहाँ रहता है, खिंच करके जब इस पोजीशन पे जाता है तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, रुक जाता है। ऐसे जा गया, रुका, फिर वापस आया। ऐसे ही जब पेंडुलम यहाँ तक आता है ये बॉडी, तो यहाँ पर फिर रुक जाती है बॉडी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसके फॉर्मूले डिपेंड करते हैं कि आप अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हैं तो उसका अलग फार्मूला होता है। आप ग्रेविटेशनल सिनेरियो में है, ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसका अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो तब होती है जब वेलोसिटी 0 होती है और ऑब्जेक्ट जो है किसी खास पोजीशन में होता है। तो जब ऑब्जेक्ट किसी खास पोजीशन में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब उसकी वेलोसिटी होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जरा इस एग्जाम्पल में देखें, ये जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशन मतलब ये है प्लस ए और ये पोजीशन माइनस ए, इन जगहों पर वेलोसिटी 0 है। इनको हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे। तो टर्निंग पॉइंट्स पे वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास, इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। देखो, सोचो, जब आपका ये बॉडी यहां पर है, स्प्रिंग सबसे ज्यादा खिंची हुई है, तो स्प्रिंग के खिंचाव की वो सबसे बड़ी स्थिति एक पोजीशन में आ गई है। तो स्प्रिंग के उस खिंचाव की वजह से उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद जब ये बॉडी यहां आती है इस जगह पर, तो स्प्रिंग सबसे ज्यादा दबी हुई है, कंप्रेस्ड है। तो स्प्रिंग की सबसे ज्यादा कंप्रेस स्थिति में ये माइनस ए वाली पोजीशन है, सबसे ज्यादा खींची हुई स्थिति में ये प्लस ए की पोजीशन है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये स्प्रिंग अपने आप को इलास्टिसिटी की वजह से वापस पोजीशन में लाने की कोशिश करती है तो ये बहुत तेजी से यहाँ पर आता है। ये जो मास है बहुत तेजी से गुजरेगा। जब ये इस पोजीशन पे आता है, यहाँ रुकता नहीं है बल्कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी से यहाँ कवर कर जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी से क्यों कवर कर जाता है? क्योंकि इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है और डिस्प्लेसमेंट पे ही, इसी डिस्प्लेसमेंट पे ही पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस समय बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी की वजह से उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सबसे कम वेलोसिटी होती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है यहाँ पर और फिर सबसे कम वेलोसिटी होती है यहाँ पर। तो इस तरह से जहाँ वेलोसिटी 0 है वहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 वहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये पूरा मोशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, तो इस पूरे मोशन के दौरान लगातार एक बार सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहती है, एक बार सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है। दोनों में बहुत ही तालमेल की बात चल रही है। इसी सब को नोट करते हुए, इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की बात करेंगे कि कैसे हम इसका पूरा एक्सप्रेशन निकालते हैं और आखिर में मैं बताऊंगा कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब इसके बारे में लिखें, एनर्जी इन SHM में तो आप लिखोगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन the oscillating body, जिसकी हम बात कर रहे हैं, the oscillating body shows some remarkable, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत रिमार्क करने वाले, समझने वाले, इसको कोट करने वाले remarkable features। क्या क्या फीचर्स करते हैं? like when displacement, क्या रिमार्केबल फीचर है? like when displacement is 0, मैंने बताया ना एंड पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? ये है आपका बॉडी,
ये है रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से जहां बॉडी होती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू इधर ए हो सकती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब जब बॉडी इस जगह पे आ गई, ऑसिलेशन शुरू होने के बाद जब बॉडी यहाँ पे आएगी तो रुकेगी नहीं बल्कि शूट कर जाएगी, यानी यहाँ बहुत अधिक वेलोसिटी के साथ में है। लाइक व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और इसे कहेंगे दिस इज द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होने का मतलब है जो सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वो यहाँ पर है, प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद जब हम कहते हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, when displacement is maximum, फिर हम क्या देखते हैं, then velocity is zero। भाई देखो अब यहाँ से खींच के यहाँ पहुँच गई बॉडी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं जा रही आगे, तो जब यहाँ जा रही थी यहाँ रुक जा रही, जैसे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहुँचती है बॉडी रुक जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब रुकने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब कौन सी एनर्जी इसके पास है, इसकी स्प्रिंग के खिंचाव की पोजीशन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज जीरो, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बातें शुरू में आपको लिखना जरूरी है कि क्यों, किन हालातों में काइनेटिक एनर्जी है और किन हालातों में पोटेंशियल एनर्जी है, ताकि आगे जब हम उसके रिलेशंस निकालेंगे तो हम इन्हीं सब चीज़ों का बाउंड्री कंडीशन की तरह से, इनमें से कुछ चीज़ों का बाउंड्री कंडीशन की तरह से इस्तेमाल करेंगे। हम कुछ रटेंगे नहीं, हमने कुछ नहीं रटा इसके अंदर, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखा, हाँ भाई रुकता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ में आ गई, रुकता नहीं बहुत तेजी से मूव कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, नथिंग टू अज्यूम, बस अज्यूम ये किया है सिंप्लिसिटी के लिए कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। और हम आगे आने वाले टॉपिक में जब डैम्प्ड की टॉपिक पढ़ेंगे तो डैम्प्ड की टॉपिक में हम लिखेंगे भाई देखो यहाँ पर अब इन हालात में इस जगह पर आपको फ्रिक्शन मानना पड़ेगा, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की कंडीशन होगी, जिसमें कि लाइट ओवर हैवी डैम्पिंग की बात करेंगी। वो एक अगला इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में आगे आएगा, एक दो लेक्चर में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। सो जब डिस्प्लेसमेंट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो द बॉडी हैज, सो अब हम लिख सकते हैं सो द बॉडी हैज, तो बॉडी के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कब कब होंगी ये लिखेंगे। सो द बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी, सो द बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी, क्यों, ड्यू टू, बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू बॉडीज वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वेलोसिटी की वजह से ही होती है। हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बॉडीज वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट from the equilibrium position, equilibrium position। सो इस प्रकार से तो बोथ एनर्जी, और ये दो तरह की एनर्जी की बात की है। डिस्प्लेसमेंट जितना इक्विलिब्रियम से दूर रहेगा उतनी ही उसी हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी। फिर जब बॉडी इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इक्विलिब्रियम इस मीन पोजीशन पे आते ही बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी होगी, घट करके जीरो हो चुकी होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी बचेगी
और काइनेटिक एनर्जी से शूट करेगा यहाँ से, फिर काइनेटिक एनर्जी घटे पोटेंशियल बढ़ेगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी स्प्रिंग कंप्रेस होने से, और फिर से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस के दौरान पोटेंशियल एनर्जी घटना बढ़ना या काइनेटिक एनर्जी घटना बढ़ना देखते रहेंगे। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। आखिरी की कुछ चंद लाइनें हैं जिनको मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ लिखा है बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसी है? वेलोसिटी की वजह से है, वेरी ऑब्वियस थिंग, बट दिस इज समथिंग स्पेशल कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। देखो ये है हमारा, फिर से बना रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी स्वाभाविक स्थिति, इसको मीन पोजीशन कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर जब है इस पर्टिकुलर जगह के बाद जब हमने इसको खींच के यहाँ पर रखा तो स्प्रिंग जो थी हमारी खींच गई, फिर हमने यहाँ से छोड़ा, जब छोड़ा तो ये बहुत तेजी से भागा, ओवरशूट कर गया, यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पहुँचा तो स्प्रिंग बहुत कंप्रेस हो गई, फिर स्प्रिंग ने फिर से पुश किया। तो इस तरह से इसके ऊपर हमेशा से रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है इस पोजीशन में आने का। तो जब ऑब्जेक्ट का हम हमेशा इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, हम इस दीवार से डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो जब बॉडी मूव कर, जब ये डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो हम कहेंगे कि चूंकि रेफरेंस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन जो है वो कम है या ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जब ये जल्दी से यहाँ मूव करके आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन हम इस रेफरेंस पॉइंट से कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। पोजीशन हम यहाँ से देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकाली जाती है हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की बात आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक लिखा है, सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाएगी। देखो अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के इन्फ्लुएंस में रहती है तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स काम करता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है, और इस फोर्स के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट का रोल होता है, ये भी हमें मालूम है। एक मैकेनिक्स में और चीज आपने पढ़ी है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी U है तो उसका आप d/dx ले लो, फिर उसका निगेटिव ले लो, और वो जो वैल्यू होगी वो उस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं, अभी हम इसमें कैप अपनी लगा रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको ऐसे लिखा जाता है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द फोर्स। यहाँ पर ये जो d/dx के साथ i कैप j कैप लगता है तभी ये वेक्टर क्वांटिटी बनती है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये ग्रेडियंट का जो सिंबल होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का इंटर रिलेशन है। तो यहाँ पर लिखें द फोर्स कैन बी explained as negative gradient of potential energy. So F is minus du by dx. F is equal to minus du by dx. Equation number 1. Also for SHM कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक कंडीशन में आपने क्या देखा है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर 2, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। सो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई इक्वेशंस 1 and 2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो du बराबर के एक्स डी एक्स हो गया। इधर भी डिफरेंशिएशन के सिंबल है, इधर भी डिफरेंशिएशन के सिंबल है, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन बोथ साइड्स, आप इंटीग्रेट कर दीजिए du
इंटीग्रेट कर दीजिए के एक्स डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा सी, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन के साइन में कोई लिमिट नहीं है, प्रॉपर लिमिट नहीं है, प्रॉपर इंटीग्रेशन तो ये है नहीं। तो जब भी प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लगता है, और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन होगा तो ये जाएगा यू, के है बाहर आ जाएगा। अब फिर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको मालूम है कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर के एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन एक सी आ गया, सी इज, यहाँ लिख लेना, यहाँ कहीं लिख लेना, इसके बाद लिख देना सी बराबर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे लिख देना, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सी की वैल्यू हमें निकालनी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस को कंसीडर करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैलकुलेट द, यहाँ पर लिखेंगे टू कैलकुलेट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज बाउंड्री कंडीशन। क्या बाउंड्री कंडीशन है, हम लोगों ने यहाँ बात की है कि पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की ही बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की बाउंड्री कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी की शुरुआती कंडीशन ये है कि जिस समय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। तो इसका मतलब है बाउंड्री कंडीशन में क्या है, शुरुआत में मान लें कि व्हेन एक्स बराबर 0, उस इक्विलिब्रियम के दौरान, जब मोशन शुरू हो गया, जब मोशन एक बार शुरू हो गया तो एक समय ऐसा आएगा जब x 0 हो जाएगा, जब बॉडी इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी, उस दौरान क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो ऐसा होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर आप अपनी इक्वेशन में x को 0 रख देंगे तो आपका u भी 0 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा x 0 होते ही u 0 हो जाएगा। आपने कहा कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ओनली। तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 0 0 प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ भी 0 कर दोगे, x 0 करोगे तो u भी 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सो आपका c 0 हो जाएगा, हेंस वी गेट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हेंस वी गेट u बराबर 1/2 k x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला भी है। अभी रुकेंगे नहीं यहाँ पर, अभी हम यहीं पर रुक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करेंगे। इतना तो अब थोड़ा सा हम लोग 13वीं क्लास में पहुँच गए हो, आप लोग 12वीं पास करके पहुँच गए हो। नाउ यू नीड नॉट टू स्टॉप एट दिस पोजीशन, यू हैव टू जस्ट गो बियॉन्ड दिस। अब हम एनालिसिस करते हैं, मतलब इसका और अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को और अच्छे तरह से इसकी परतें खोलेंगे। एज फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए x बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, सो u बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के x स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, सिंपल लगते जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब आप जरा सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। वैसे तो हम लोगों ने बात की है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब स्प्रिंग सबसे ज़्यादा खींची हुई होगी या स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड होगी, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा प्लस डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा माइनस डायरेक्शन, माइनस मतलब लेफ्ट, प्लस मतलब राइट। मान लो यहाँ से दिखेगा क्या वो बात, जो बात मैं बता रहा हूँ क्या वो यहाँ से दिखेगी, देखते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है तो k तो फिक्स है, a भी आपका फिक्स ही है, फ्रिक्शन नहीं है तो a फिक्स है।
क्या है जो वेरी कर सकता है? वेरी कर सकता है ये वाला टर्म, साइन का टर्म। हमें मालूम है साइन की वैल्यू 1, 0, 1 इस तरह से वेरी करती रहती है। तो जिस समय ये साइन का फैक्टर अपना मैक्सिमम रखेगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू जो भी मैक्सिमम हो सकती है, जब वो हो जाएगी उस समय ही हमारा u जो है वो मैक्सिमम होगा। और साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, स्क्वायर है ना। साइन की वैल्यू +1 -1 होती है, तो अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो 1 ही रहेगी। तो यानी कि जिस समय साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जिस समय साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी उस समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि बाकी तो चीज़ें फिक्स हैं। यही है जो 0, 1, 0, 1 के बीच में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को कि द maximum value of potential energy corresponds to maximum value of sin square omega t plus phi. So when sin square omega t plus phi is 1, u max half k a square। ठीक है ना, u max की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ के a स्क्वायर। अब u max, अब आगे, अच्छा ठीक है, तो पता चल गया कि u max कब होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब ये कंडीशन फॉलो होगी। ऑल्सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई बराबर 1 है, तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और 1 का स्क्वायर रूट लेने पर +-1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू +-1 हो जाएगी। तो अगर हम देखें u max belongs to the condition। अब देखो इस फॉर्मूले को देखो, जब साइन की वैल्यू प्लस होगी तो हो जाएगा x बराबर +a, और जब साइन की वैल्यू माइनस होगी, ये तो मैंने कहा साइन की वैल्यू जब प्लस होगी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x + a, और जब साइन की वैल्यू माइनस होगी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x - a। तो इसका मतलब है u max को बिलोंग कर रहा है ये फॉर्मूला, तो u max बिलोंग्स टू द कंडीशन x = +-a। देखो वही चीज जो हम लोगों ने अभी ग्राफिकली विजुअली देखी थी, उसी ग्राफिकल और विजुअलाइजेशन को मैथमेटिकली भी हमने देख लिया है कि सच में x बराबर +a क्या है। अगेन वही डायग्राम मैं बना रहा हूं, यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से पेंडुलम खिसक के यहां पहुंच गया +a, यहां से कंप्रेस होकर यहां पहुंच गया -a। तो जब x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू +a होगी या -a होगी, उस समय हमारा u max कहलाएगा। सो दीज पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? टर्निंग पॉइंट, आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। टर्न हो रहा है ना, गया गया गया, गए फिर लौटे, फिर खूब तेज भागे, फिर यहाँ से घूमे लौटे। तो जब आप घूम रहे हो, जब ऐसे जा करके यू घूम रहे हो, देन यू स्पेंड सम मोर टाइम, सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। At this position velocity is 0 because you are spending your whole energy to turn and then get a position and then run. So this is the whole picture of potential energy thing. Okay, इतना हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बहुत सारी बातें हो गई। ये मैक्सिमम की वैल्यू हाफ के स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब हमें बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की। सो लेट अस डू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है भी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको तो मालूम है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो उस हिसाब से आपको वेलोसिटी की भी वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर SHM the displacement
the instantaneous displacement is x is equal to a sin omega t plus phi। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। द corresponding instantaneous velocity u लिख देते हैं, u लिख रहे हैं यहाँ, वो u इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से नहीं, जस्ट u, आई एम जस्ट यूजिंग दिस नोटेशन। तो u बराबर dx बाई dt, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फिर आप करोगे d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, यानी u बराबर हो जाएगा a, यहाँ से आएगा ओमेगा और ये हो जाएगा कॉस, ये कॉस हो जाएगा ना, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये उसका फॉर्मूला है। अगर ये उसका फॉर्मूला है तो हम जल्दी से इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द instantaneous kinetic energy is k half m u square, तो जाएगा half m a square omega square cos square omega t plus phi। हमने देखा है कि सिंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m, सो k बराबर हाफ m a स्क्वायर, ओमेगा की जगह आप लिख दोगे k बाई m कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, m कैंसिल, सो k बराबर हाफ, अब ये k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये जो पूरा फॉर्मूला आया है, इस पूरे फॉर्मूले से हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। ये स्पेसिफिकली हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है तो ये जाहिर सी बात है, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहीं काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे देखो u कॉस, जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी उस समय आपका u मैक्सिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये कॉस की वैल्यू 1 कर दोगे तो k बराबर हाफ के a स्क्वायर हो जाएगी, ये भी वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे द टोटल एनर्जी। यहाँ पर लिख सकते हैं द टोटल एनर्जी। लेट मी जस्ट चेक, हीटअप तो नहीं हो गया। ठीक है, ओके, सो द टोटल एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकली काम तो हो रहा है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सो हाफ के a स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर दिस होल थिंग, साइन स्क्वायर दिस होल थिंग। आप प्लीज़ मेरी तरह लेजी मत होइएगा, लिख दीजिएगा ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने तो जस्ट यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा किया है। सो ये सब तो 1 हो जाएगा। सो E बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के a स्क्वायर। सो आपका जो ये सिस्टम है, आपका जो ये पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में हमने क्या देखा
काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है जिसमें कि कॉस स्क्वायर का टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जिसमें कि साइन स्क्वायर का टर्म है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ करके सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालोगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे, देन इट इज़ द हाफ के ए स्क्वायर। सो एक तो फॉर्मूला, एक तो क्वेश्चन यही बनता है, एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि अब इस क्वेश्चन में देखो खास बात क्या है, के की वैल्यू फिक्स है, स्प्रिंग की बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड आपने फिक्स रखा है, फ्रिक्शन नहीं है तो फिक्स है। इसका मतलब है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम की जो पूरी टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है, वो फिक्स रहती है। बस होता क्या है, कॉस टर्म के हिसाब से आपका कॉस्ट टर्म के हिसाब से क्या होता है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज होती है और साइन टर्म के हिसाब से आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। मैं जस्ट आखिर में अभी ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, टॉपिक ख़त्म हो गया। थोड़ी सी और फिजिक्स के इंसाइट यहाँ पर हम लोग थोड़ा डेवलप करते हैं बेसिक मैथ की सहायता से, जितनी मैथ हमने पढ़ी है 12th तक उसकी सहायता से। आपको याद हो तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बनता है, जीरो शुरू होता है, फिर ये इस तरह से जाता है, फिर नेगेटिव साइकिल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है पूरा। ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया साइन का ग्राफ, मान लो साइन थीटा ग्राफ। ये आपका कुछ कोई डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका मान लो कोई टी है तो ओमेगा में ओमेगा टी है, मान लो यहाँ पर ओमेगा टी है, तो इस तरह से ये ग्राफ होगा। चलो इसी तरह ग्राफ हम बनाते हैं कॉस के लिए। कॉस में क्या होता है, तो जिस समय ओमेगा टी की वैल्यू, ये साइन एक्स ले लो, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये हमारा एक्स है, तो ये ग्राफ ऐसे शुरू होता है। यहाँ पे हम कुछ मार्कर बना लेते हैं ताकि देखते रहें कहाँ कहाँ। यहाँ ग्राफ शुरू होता है ऐसे, इस तरह से। कॉस का ग्राफ साइन का उल्टा होता है। जब साइन जीरो होता है, जब साइन की वैल्यू जीरो होती है तो कॉस की वैल्यू 1 होती है। जब साइन की वैल्यू 1 होती है तो कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और जब ये 0 होती है तो ये नेगेटिव में 1 होती है। जब ये नेगेटिव में 1 होती है तो ये 0 होती है। जब ये 0 होती है तो फिर पॉजिटिव में 1 होती है। तो कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, हमने देखा है कि साइन से कौन कंट्रोल हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, और कॉस से कौन कंट्रोल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों उल्टा होने का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा होने का मतलब क्या हुआ कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। यही सिंपल सी बात है, बाकी डायरेक्शन का फर्क है, दाएं बाएं का फर्क है। यही तो हमने देखा है भाई। इससे पहले आपको मैंने यही तो बताया है, क्या कहा है कि जब इस तरह से ऑसिलेशन हो रहे होते हैं इस बॉडी के, तो जब इस जगह पहुंचती है बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, तो उस समय रुक चुकी होती है, इसकी वेलोसिटी 0 होती, क्योंकि यहां से इसको वापस लौटना है, आगे बढ़ते नहीं जाना है स्प्रिंग की वजह से। तो जब वेलोसिटी 0 है तो देखो क्या हुआ, तो उस समय आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, चूंकि खास पोजीशन में है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। हम लोगों ने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट पे ही पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। आई होप यू कनेक्ट द डॉट। मैं बार बार वो चीजें इसलिए कर रहा हूं ताकि वो बार बार चोट आपके दिमाग पे इसलिए कर रहा हूं ताकि वो चीजें फिक्स हो जाए, फिट हो जाए। सपने में भी आप इसको गलत ना करो। सोती नींद से, एकदम गहरी नींद से उठा के कोई पूछे तो आप बिल्कुल इंस्टेंटली उसको बता सको। तो यहां पर आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहां से दिख रहा है। उसके बाद जब ये चलना शुरू करता है ऑब्जेक्ट, तो जब यहां चलते हुए पहुंचता है तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, तो यहां उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो आप देखो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां देख लो, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इस तरह से हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये तो मैंने साइन और कॉस के ग्राफ के हिसाब से बताया। अभी मैं आपको इसको एक प्रॉपर जो ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है इसका, साइन और कॉस के, और वहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग देखेंगे कैसे कंप्लीट हो रही है। सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। उम्मीद है कि जब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए
कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई किसी तरह कन्फ्यूजन हो, जो भी आपके विचार हैं आप ज़रूर अपने कमेंट्स हमें बताएं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। आपके सब्सक्रिप्शन से एक इंकरेजमेंट मिलता है, आप पूरा वीडियो देखें, जितना हो सके उतना देखें। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, तो चाहे बोर लगे, चाहे उबाऊ लगे, चाहे जो हो, हाँ अगर ना समझ में आए तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, फिर मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा। लेकिन आपको रिप्रेजेंट, आपको ये ग्रीन बोर्ड नहीं पसंद है, आपको चॉक से लिखना नहीं पसंद है, आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद है, मेरी आवाज़ नहीं पसंद है, इसलिए आपको बोर लग रहा है या बहुत स्लो बोलता हूँ इसलिए लग रहा है, देन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। मैं इनमें से कुछ चीज़ें, इतना पैसा नहीं है कि, इतना सेटअप नहीं है कि मैं वो डिजिटल बोर्ड वो अडॉप्ट कर सकूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी शक्ल को बदल सकूँ, कुछ कर सकूँ। आवाज़ तो जो भगवान ने दी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, उसकी शिकायत मेरे ऊपर है। और उसको अगर ऐसा होता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना समझ, मतलब जितनी मेरी क्षमता है, आई एम नॉट द IIT प्रोफेसर, सो जितनी मेरी क्षमता है मैं आपको वो समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे।